राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। चुनाव आयोग ने सोमवार को 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए तारीख की घोषणा की। चुनाव 27 फरवरी को होंगे और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने बल पर हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केरल में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर की तैयारियों के मद्देनजर 1 महीने तक राज्यव्यापी पद यात्रा करेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कासरगोड में पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बिहार में नई एनडीए सरकार ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट की बैठक की, जिसमें 5 फरवरी को होने वाले बजट सत्र को रद्द करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्र को रद्द करने की अनुमति दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को रोहतक जिले के बनियानी में स्थित अपने पुश्तैनी घर को बच्चों के लिए ई पुस्तकालय बनाने के लिए गांव को सौंपने की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में रोड शो किया और करीब 468 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने के लिए 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा बुलाई जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ताजा कटाक्ष करते हुए कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाएंगे वहां कांग्रेस हारेगी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सोमवार को कहा कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण राज्य के नागपट्टिनम जिले में पात्र गरीब ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलना दुखद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव करीब आते ही पार्टी ने वोटों की खातिर फिर से सीएए रोना शुरू कर दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में शामिल हुए और कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी द्वारा छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रेरणादायक संवाद में महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी टिप्स देने के साथ ही दबाव का सामना करने की क्षमता पर भी पीएम ने जोर दिया। आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपम के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता 2 दिन बैठकर के यहाँ पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। आज आप उस जगह पे हैं। प्रधानमंत्री जी, रक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भारत के सहयोगी अरब देश ओमान स्थित इंडियन स्कूल धारसेट की छात्रा दानिया शबू हमसे ऑनलाइन जुड़ रही है और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। दानिया, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Respected Prime Minister, I am Dania Shabu Varghese of Class 10 from Indian School Darset, Oman. My question is, how do cultural and societal expectations contribute to the pressure students feel during examinations, and how can these external influences be addressed? Thank you. सर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली स्थित गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय बुराड़ी से मोहम्मद अर्श हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और आपसे अपने मन के संदेह का निवारण चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अर्श है। मैं जीएसबीवी बुराड़ी 12th H का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम अपने परिवेश में परीक्षाओं को लेकर नकारात्मक चर्चाओं को कैसे संबोधित कर सकते हैं, जो हमारी पढ़ाई और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। क्या छात्रों के लिए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? ओमान से दानिया शबू और दिल्ली से मोहम्मद अर्श तथा हमारे जैसे अनेक विद्यार्थी समाज और आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। कृपया उनका मार्गदर्शन करें। परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड है और जितना मुझे याद है मैंने देखा है कि ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से आया है। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है
और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है, लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने या बेटी ने पहले एक आध बार ये ट्रायल हुआ हो, लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हर माँ बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्या को जरूर अनुभव किया है। अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या हो। हम ये तो नहीं कह सकते भाई स्विच ऑफ, प्रेशर बंद, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए। हमने स्लोली इंक्रीमेंट करना चाहिए। चलिए भाई, कल मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रात को, आज 8 करूंगा। फिर मुझे वरना मैं 15 तय करूं और 7 ही कर पाऊं तो सुबह उठता है यार देखो कल तो कर नहीं पाए, आज करूंगा। तो एक खुद भी दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं। हमने इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। दूसरा, माँ बाप प्रेशर पैदा करते हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्यों सोता रहा, चलो जल्दी उठते नहीं हो, पता नहीं एग्जाम है। और यहां तक कहते हैं देख वो तेरा दोस्त क्या करता है, तू क्या करता है। और वो अगर कम पढ़ता है तो स्कूल में टीचर की। फिर या तो कुछ लोग ऐसा है जा तुमको जो करना है कर लो, मैं अपना ऐसे ही रहूंगा। कुछ लोग इसे सिंसियर लेते हैं, लेकिन ये दबाव का दूसरा प्रकार है। तीसरा ऐसा भी होता है कि जिसमें कारण कुछ नहीं, समझ का अभाव है और बिना कारण उसको हम संकट मान लेते हैं। जब एक्चुअली करते हैं तो लगता है नहीं यार इतना मुश्किल नहीं था, मैंने बेकार में दबाव झेलता रहा। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको पूरे परिवार ने, टीचर ने, सबने मिलकर के एड्रेस करना होगा। सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा, पेरेंट्स एड्रेस कर लेंगे, इतने से बात बननी नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये लगातार परिवारों में भी बातचीत होती रहनी चाहिए। हर परिवार ऐसे स्थितियों में कैसे हैंडल करता है उसकी चर्चाएं होनी चाहिए। उसकी एक सिस्टमेटिक थियरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर निकल के आते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को देखा व इसके उपरांत अपने संबोधन में कहा कि पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने 7वीं बार परीक्षा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा से विद्यार्थियों में भय का माहौल न हो, इसलिए पीएम मोदी समय समय पर परीक्षा पर चर्चा कर विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हैं। ये सौभाग्य है भारतवर्ष का और भारतवर्ष के हमारे स्कूल के विद्यार्थियों का। परीक्षा नजदीक है, आप सब लोग तैयारी में जुटे हैं और ऐसे समय में माता पिता, यार दोस्त लोग सब किसी न किसी रूप में परीक्षा की तैयारी में सहयोग करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं इस देश में नरेंद्र मोदी जी, जिनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज हर चीज पर उनका ध्यान जाता है। आज 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा उन्होंने किया है और आज हम सभी लोग उनको सुने हैं। और विद्यार्थियों का 5 लक्षण होता है आदर्श विद्यार्थी का, जानते हैं आप लोग। एक श्लोक है, काक चेष्टा उको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गिरीश त्यागी इति विद्यार्थिनो 5 लक्षणम। काक चेष्टा, काग मतलब कौवा, वो रोटी के लिए कितना प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है। भीड़ में अगर अनाज का टुकड़ा भी पड़ा है, रोटी का टुकड़ा पड़ा है तो उठाने का प्रयास करता है और भीड़ देकर फिर उड़ जाता है, लेकिन बार बार प्रयास करके आखिर हासिल कर लेता है। काग चेष्टा वको ध्यानम, वक माने क्या होता है, बगुला। और बगुला अपना चारा के लिए पानी के किनारे, तालाब, नदी, नाला के किनारे बैठा रहता है कि कब मछली दिख जाए, कब मेंढक दिख जाए, और दिखता है तो तुरंत चोट से पकड़ लेता है। स्वान निंद्रा, स्वान का मतलब क्या होता है, कुत्ता। कुत्ता कभी गहरी नींद नहीं सोता है, एक छिपकली भी बगल से गुजरेगा तो तुरंत उठ जाता है। तो उसी तरह से बहुत गहरी नींद में भी बच्चों को नहीं रहना चाहिए। अल्पाहारी, कम खाना चाहिए।
संतुलित खाना चाहिए ताकि मतलब नींद मत आए और पढ़ाई में मन लगे। और गृह त्यागी मतलब घर छोड़ना भी पड़ता है, तो ये 5 गुण एक आदर्श विद्यार्थी का होना चाहिए। और जिस विद्यार्थी में ये 5 गुण हो गया तो उसको परीक्षा में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, कहे कि उसका जो भी कोर्स है साल भर का उसको अच्छे से याद हो जाएगा। और परीक्षा का क्या मतलब हुआ? पर मतलब दूसरा, इच्छा मतलब इच्छा मतलब परीक्षा दूसरे की इच्छा। अब साल भर कोर्स पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसी में से कुछ सिलेक्ट होते हैं प्रश्न। लेकिन हमको लगता है कि परीक्षा जो होता है वो दूसरे की इच्छा के हमारे गुरुजन तैयार करते हैं, क्वेश्चन उनकी इच्छा से होता है, लेकिन कोर्स के अंदर ही रहता है। फिर भी कभी कभी भय तो होता ही है परीक्षा से। जब परीक्षा आता है तो भय होता है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ये सब होता है। तो यही सब भय नहीं रहे विद्यार्थी के पास, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस 7वां बार ये स्कूल पे चर्चा किया है। तो आप सब लोग विस्तार से सुने हैं। मैं एक ही आग्रह करना चाहूंगा, आज इस वातावरण में हमको भी अपना बचपन याद आ गया, स्टूडेंट लाइफ आज याद आ गया। परीक्षा देते समय एक तो कॉन्फिडेंस के साथ सब प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं, कोई टेंशन में नहीं तो कभी क्या होता है कि परीक्षा आता है तो पढ़ाई हम लोग रात दिन करते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं और सीधा पढ़ाई करते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को बताया है। और जब परीक्षा हाल में जाते हैं तो एक सीमित समय है, क्वेश्चन पेपर या उत्तर पुस्तिका आपके पास आती है, तो उसमें से कई क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो मेरा ये सलाह होगा कि आप लोगों को सरसरी निगाह से तो देखना चाहिए कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसमें से कितना हल करना है। तो जिस क्वेश्चन का आप आसानी से समाधान कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन का सबसे पहले उसका आंसर लिखना चाहिए। और इस तरह से दूसरे नंबर में इस तरह से क्रम करना चाहिए। एक बार जैसे ही आपके पास उत्तर पुस्तिका आ जाता है तो जितने भी क्वेश्चन है उसको सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। और अगर 10 में 5 करना है तो 5 जो सबसे अच्छा जिसको आप जानते हैं, जानकारी है, ऐसा सेलेक्ट करके 5 को वो लिखना चाहिए। तो निश्चित रूप से उससे आपके सही आंसर भी आएंगे और समय का भी आपका बचत होगा। तो मैं समझता हूँ ये भी एक परीक्षा अच्छे से देने के लिए यह अच्छा उपाय है। इस देश में नया शिक्षा नीति भी आ रही है हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। तो शिक्षा नीति के कारण यहाँ पर पढ़ाई का स्तर भी और अच्छा होगा। और मुख्यमंत्री के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे अनुभवी शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है हमारे प्रदेश में अच्छा से अच्छा शिक्षा और दूरस्थ अंचलों तक शिक्षा पहुंचा पाएं, ऐसा प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार का रहेगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का बिजली प्रबंधन पूरे देश में सबसे बेहतर है और अब दिल्ली सरकार सोलर ऊर्जा का बेहतर उपयोग करने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोलर पॉलिसी 2024 को लेकर प्रेस वार्ता की। सीएम ने कहा कि नई सोलर नीति के तहत जो लोग सोलर पैनल लगाएंगे उनका बिजली का बिल 0 होगा, चाहे वे कितनी भी यूनिट बिजली का उपभोग करें। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि इससे आप हर महीने 700 से 900 रुपए तक कमा सकते हैं। आपको सबको नमस्कार। दिल्ली सरकार ने एक नई सोलर पॉलिसी जारी की है, सोलर पॉलिसी 2024। इसके पहले जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके 1 साल बाद 2016 में हम लोगों ने सोलर पॉलिसी जारी की थी, उसका नाम था सोलर पॉलिसी 2016। उस वक्त से तब से लेके आज तक ये सोलर पॉलिसी जो 2016 में हमने पास की थी, इसे पूरे देश में सभी राज्यों को मिला के सबसे प्रोग्रेसिव सोलर पॉलिसी माना गया। और एक तरह से इसने दिल्ली के अंदर सोलर पावर की बुनियाद रखी। सोलर पॉलिसी 2016 के तहत रूफटॉप्स के ऊपर जो इंडिविजुअल लोगों ने अपने अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगवाए, उससे लगभग 250 मेगावाट क्षमता
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तैयार हुई है। 250 मेगावाट के सोलर पैनल लोगों ने लगवाए हैं अपने अपने घरों के ऊपर। इसके अलावा 1250 मेगावाट सोलर पावर डिस्कॉम्स ने बाहर से खरीदी है इसी पॉलिसी के तहत। 250 मेगावाट तो लोगों ने इंडिविजुअली अपने अपने घरों के ऊपर लगाए और इस पॉलिसी के अंदर 1250 मेगावाट डिस्कॉम्स ने बाहर से सोलर पावर खरीदी। तो लगभग 1500 मेगावाट सोलर पावर उस पॉलिसी के तहत इंस्टॉल हुई है दिल्ली के अंदर। हम जानते हैं कि इससे एयर पोल्यूशन तो कम होता ही है। तो अब 2024 में जो हमने सोलर पॉलिसी बनाई है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होने वाली है, दिल्ली में आपको जानते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। तो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल 0 आता है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल आधा आता है, 50%, और 400 यूनिट से ऊपर वालों का पूरा बिल आता है। तो 201 से 400 वालों पार्टली सब्सिडाइज्ड है और 400 के ऊपर बिल्कुल सब्सिडी नहीं मिलती। इस सोलर पॉलिसी के तहत जो जो लोग अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे उनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। 201 से 400 वालों का भी 0 हो जाएगा और 400 के ऊपर वालों का भी बिजली का बिल 0 हो जाएगा। तो जितने लोग इस पॉलिसी को लागू होने के बाद दिल्ली के सारे रेजिडेंशियल लोगों का बिजली का बिल 0 हो सकता है। चाहे आप 2000 यूनिट इस्तेमाल करो, चाहे 1000 यूनिट इस्तेमाल करो, चाहे 800 यूनिट इस्तेमाल करो, ये सबसे बड़ा इस पॉलिसी का टेक अवे है। दूसरी चीज, जो जो इसको लगाएगा अपने घर के ऊपर, इस पॉलिसी को इस्तेमाल करेगा रेजिडेंशियल सेक्टर में, उसको एडिशनल इनकम होगी 700 से 900 रुपए प्रति व्यक्ति। इसमें आपने अपने घर पे रूफटॉप पे, रेजिडेंशियल रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाया, एक तो आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा और हर महीने 700 से 900 रुपए आपकी इनकम जनरेशन चालू होगी। हमारा टारगेट है कि 3 साल के अंदर 2027 तक, अभी 2024 से 2027 तक 4500 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सोलर पावर की दिल्ली के अंदर इस पॉलिसी के लागू होने से हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। इसमें 750 रूफटॉप के ऊपर और 3750 जो डिस्कॉम बाहर से सोलर पावर खरीदेंगे वो। तो एक तरह से आज जो 1500 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 3 साल में हम इसको 3 गुना कर लेंगे, 4500 मेगावाट पे ले जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत जो लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैनल लगाने के लिए खरीदेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, 4 साल के अंदर अंदर वो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा, अपने आप रिकवर हो जाएगा। हमने इतनी ज़्यादा इसके अंदर सब्सिडी और स्कीम्स देने का प्रावधान किया हुआ है। 4 साल की इन्वेस्टमेंट निकलने के बाद ये पैनल कम से कम 25 साल चलते हैं, उससे भी ज़्यादा चलते हैं, लेकिन 25 साल की लाइफ है। 25 साल तक आपकी बिजली फ्री रहेगी। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा है लोगों को। दिल्ली सरकार इसमें 5 किस्म के फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रही है इस स्कीम के अंदर। एक है 3 किलोवाट तक का अगर आप लगाते हैं सोलर पैनल, तो 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जो प्रोड्यूस करेंगे आप बिजली उस सोलर पैनल से, 3 रुपए प्रति यूनिट दिल्ली सरकार आपके बैंक अकाउंट के अंदर जमा करा देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पानीपत में सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया तथा वातानुकूलित इलेक्ट्रॉनिक बसों को जनता की सेवा में समर्पित किया। इस अवसर पर सीएम ने आम जन हेतु प्रारंभ के 7 दिनों तक इलेक्ट्रॉनिक बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण स्वच्छ हो व आमजन को यात्रा में सुविधा मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार बेहतर संसाधनों के विकास हेतु सदैव संकल्पित है। पानीपत में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे याद आ रहा है पानीपत ऐतिहासिक चीजों के लिए और एक प्रकार से अपना स्थान प्राप्त करता जा रहा है। ऐतिहासिक लड़ाइयां पानीपत की प्रसिद्ध हैं, देश और दुनिया में लोग याद रखते हैं। आज इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ यहाँ से हो रहा है, इसके नाम से भी पानीपत जाना जाएगा। पानीपत एक और नाम से भी जाना जाता है, यहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का धुआं निकलता है, प्रदूषण बहुत होता है, या फिर अपनी वाहन व्यवस्था भी प्रदूषण को बढ़ाने वाली है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। इसीलिए आज ये इलेक्ट्रिक की बसें यहाँ चलाई जा रही हैं, जिसमें से प्रदूषण में भी कमी आएगी, ताकि हम प्रदूषण की नगरी ना कहलाएं,
हम स्वच्छ हवा, साफ हवा को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाते से इस विषय को हम लेकर के चल रहे हैं। जैसा बताया कि आज ये ई बस सर्विस यहां से शुरू हो रही है। इससे पहले ऐसी जो ई बसेस हैं हरियाणा के कुछ शहरों में तो चालू हो चुकी हैं, लेकिन वो इस प्रकार से अलग से एजेंसी बना के सिटी बस सर्विस के नाम से नहीं हुई, बल्कि वहां की जो संस्थाएं हैं जीएमडीए, एफएमडीए गुरुग्राम में और फरीदाबाद में वो पहले से चला रहे हैं। मानेसर नगर निगम भी जीएमडीए के अंतर्गत आकर के अपनी बसें चला रहे हैं। तो हमारे जो 11 कारपोरेशन है उन 11 कारपोरेशन में 3 होने के बाद बाकी 8 बचते हैं। आज की जो बस सर्विस है इसमें सभी 8 कारपोरेशन वो सब जुड़ जाएंगे और साथ में रेवाड़ी नगर ये साथ में और जुड़ेगा, यानी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार ये सब स्थान आज इस सिटी बस सर्विस का जुड़ेंगे, ताकि बड़े बड़े नगरों में ऐसी ई बसेस जब चलेंगी लोगों को सुविधा होगी, तो उसके कारण से प्रदूषण की कमी होगी। और जो अपने निजी वाहन है उनको भी लोग छोड़ने का अभ्यास करें, ताकि सामूहिक व्यवस्था में यदि हम इस प्रकार की वाहन व्यवस्था को उपयोग करेंगे तो हम उन अपनी जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ने में भी हमको सफलता मिलेगी। एक सबसे पहले अपनी बात को पूरा करने से पहले एक बात अभी बता रहा हूं कि ये बसें इस शहर से जब शुरू होगी पहले 7 दिन ये बसें फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। वो एक किराया लिया जाएगा ताकि 7 दिन तक एक बार अभ्यास उनको सबको हो कि अपनी कार छोड़ दें, अपना स्कूटर छोड़ दें, इन बसों में चलें। अगर सुविधाजनक तरीके से बसें चलती हैं तो अभ्यास बना लें, और अगर कहीं कोई सुझाव उसमें आता है तो विभाग को सुझाव भी दें, ताकि उस सुझाव के हिसाब से विभाग अपने आप को तैयार कर ले। एक बात और मुझे विभाग के लोगों को कहना है, वो पहले हमारी बात नहीं हुई, आज खुले मंच से मैं कह रहा हूं कि आखिर इसका नाम है सिटी बस सर्विस। तो सिटी बस सर्विस में हमने अभी तो डिपार्टमेंट ने बैठ के, अधिकारियों ने बैठ के कुछ रूट तय कर लिए हैं, लेकिन उन रूट्स की आवश्यकता कहां है, कितनी है, तो ये शहर के लोगों को ही पता होता है, विभाग के लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होता है। और ये मेरा अनुभव गुरुग्राम का है कि जब उन्होंने अपने ढंग से बसें चला दी तो बसें बहुत घाटे में चलने लगी, और हमने कहा कि जिन सवारियों से पूछो जिनको बसों को लेके जाना है या रूट बनाने हैं, जैसे ही वो रूट उनके द्वारा पूछे गए तो 1 महीने के अंदर अंदर जो रेवेन्यू पहले आ रहा था उससे 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, घाटा कम हो गया। आज भी घाटे में है, लेकिन सवारी बताएगी कि मुझे कहां से कहां तक बस चाहिए। इसलिए चाहे कोई एक एप्लीकेशन बनाए, पोर्टल बनाए डिपार्टमेंट की ओर से, और शहर से पूछें कि बस कहां से कहां चाहिए। लोगों की डिमांड जब आएगी, रूट्स कुछ परिवर्तन करेंगे, या जो नई बसें आएंगी उन नई बसेज में उनके साथ जोड़ करके और उन इलाकों में भी सर्विस दी जा सकती है। सिवा के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस जमीन के ऊपर ये जो बस अड्डा है जो हम देख रहे हैं, इसका शिलान्यास भी मैंने किया था, और पिछले 18 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन भी किया था। और आज मुझे ही अवसर मिला है यहां से बसें चलाने के लिए भी मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे भी इस बात की खुशी है। केवल ये बस अड्डा नहीं, हरियाणा में जब से हम आए हैं हमने कुल मिलाकर 34 शहरों में नए बस अड्डे बनाए हैं। हमने इन 9 सालों में जो कुछ किया है उसके बारे में आप सब जानते हैं। किस प्रकार से यात्रा सुगम हो, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़े, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किशनगंज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत असर पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा, इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले। 4000 किलोमीटर समुद्र से हिमालय तक ये यात्रा चली, और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो। तो हमने समझाया, और हम चाहते थे
जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले, सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे, किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई मोहब्बत की। आप जानते हो नफरत को नफरत नहीं काट सकती, जितनी भी कोशिश कर लो नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। जब हमने यात्रा खत्म की तो काफी लोग हमारे पास आए, कहते हैं राहुल जी आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर दी, मगर देश का जो राजनीतिक सेंटर है, सोशल जस्टिस का जो सेंटर है, जहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू होती है, वहां से तो आपकी यात्रा गई नहीं। बिहार से आपकी यात्रा गई नहीं, असम से आपकी यात्रा गई नहीं। तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि एक यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक होनी चाहिए, और हमने बात मान ली। इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। बिहार में से अब ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने जा रही है। शुरुआत मणिपुर में की, अब बिहार में हमारा क्या लक्ष्य? इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और सच्चाई ये है कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को ना आर्थिक न्याय मिलता है, ना सामाजिक न्याय मिलता है। तो इसलिए हमने न्याय की बात जोड़ी है। जो हाथ से काम करता है, मजदूरी करता है, जो किसान खेती करता है, उसकी सरकार मदद नहीं करती है। तो यह बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। बिना सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के ये देश प्रगति कर ही नहीं सकता है। ये खोखले शब्द हैं, ये जो विकास की बात करते रहते हैं, सामाजिक न्याय के बिना, आर्थिक न्याय के बिना ये काम किया ही नहीं जा सकता है। अंत में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पूरा देश जानता है कि देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की होती है। तकरीबन 50% ओबीसी वर्ग की आबादी है। 15% दलित हैं, 12% आदिवासी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटी हैं। यह सच्चाई है देश की। यहां जो ओबीसी वर्ग के लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 IAS अफसर चलाते हैं। देश का पूरा बजट, हर रुपया ये लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, ये 90 अफसर ये सारे के सारे निर्णय लेते हैं। इनके बिना बजट का 1 रुपया नहीं बांटा जा सकता। इसलिए हमने सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी काम करने का निर्णय ले लिया है। भाइयों और बहनों, इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है। जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा, उस दिन देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको पता लग जाएगा कि उनकी आबादी कितनी है। और फिर उससे पता लग जाएगा कि उनका हक कितना बनता है। जब तक सामाजिक न्याय के सवाल को हेड ऑन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम